Hey everyone, welcome to the channel. So last video में I already discussed the non-economic environment, that was a social environment and I already discussed the political environment. So ये दोनों मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिए हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखें. एंड नेक्स्ट के जो फैक्टर्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो हमारा थर्ड फैक्टर्स है लीगल इन्वॉल्वमेंट. सो लीगल इन्वॉल्वमेंट क्या है? दिस रेफर्स टू सेट ऑफ लॉज रेगुलेशंस. ये एक तरह का सेट है किसका? लॉज और रेगुलेशंस का. मतलब जो कि हमारे एक तरह के होते हैं, आप बोल सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में फॉलो करने ही पड़ेंगे. उसको कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है बिजनेस में जो कि लॉज के खिलाफ हो या कि विरुद्ध हो. ओके, सो विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोज करने हैं ताकि वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस है जो अच्छे तरीके से करे, ना कि बुरे तरीके से. ओके, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ओबे एंड वर्क इन विद द फ्रेम ऑफ द लॉ. सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओबे करने हैं, फॉलो करने हैं एंड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. मतलब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, सारे लॉज को फॉलो करते हुए. द इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन दैट कंसर्न द बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूड. अब कौन कौन से जो लॉज बनाए गए हैं लीगल इन्वायरमेंट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, जो कि हमें फॉलो करने हैं. तो उसमें पहला एक्ट आता है हमारा कंपनीज एक्ट 1956, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में. उसमें आपको ये सब डिटेल में आई विल गिव यू. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. यानी ये सारे एक्ट्स हैं जो इनमें रहते हुए ही हमें अपने बिजनेस को गोइंग ऑन करना है. ओके, देन है द फैक्ट्री एक्ट 1948. फैक्ट्री एक्ट है जो फैक्ट्रीज़ के लिए है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वर्कर्स के लिए होता है. पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972. इनके जो ईयर्स हैं आपको रिमेंबर रखने होंगे ताकि आप जो यूजीसी के एमसीक्यू होंगे उसमें आपको अगर पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस ईयर में हुआ था तो आप बता सके कि 1972. ओके, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954. Essential Commodities Act 2002, Standards of Weight and Measure Act 1956, Monopolistic and Restrictive Trade Practices 1969, Trademarks Act 1999, Bureau of Indian Standard Act 1986, Consumer Protection Act 1986, जिसमें कंज्यूमर के राइट के बारे में बात हुई है. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है. एंड कंपटीशन एक्ट 2002. इन सब एक्ट्स को फॉलो करते हुए हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है. सो हमारा अदर लीगल इन्वायरमेंट भी है इसी में इंक्लूडेड, जिसमें हमें 2 थिंग्स को फॉलो अप करना है. जो कि फर्स्ट थिंग है हमारी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसमें क्या दिया है कि जो भी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो राइट्स बनाए गए हैं, ड्यूटीज़ बनाई गई हैं सिस्टम की तरफ से, वो हमें किसी भी हालत में है जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को इन्फ्लुएंस करेंगी. ओके, नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन. द जुडिशरी हैज़ टू इंश्योर दैट द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट functions in the interest of the public and act within the boundaries of the constitutions. मतलब इसमें कंपनीज को विद इन द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है बिजनेस की. ओके, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. सो हमने यहाँ पे लीगल इन्वॉल्वमेंट किया, अब हमारा आ रहा है टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. अब टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को. So technology include the methods, techniques and approaches adopted by the production
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो कोई भी टेक्नोलॉजी है जो एक न्यू मेथड होती है हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ करने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ न्यू एडिशन करने के लिए यूज़ करते हैं। द वेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हैज़ अ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया कि हम कोई भी चीज़ में, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो उसमें हम न्यू डिज़ाइनिंग है, जो न्यू थिंग्स को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इन यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर डिज़ाइंड फॉर 110 वोल्ट्स। अब यूएसए और मैनी अदर कंट्रीज़ में है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो डिज़ाइन की जाती है 110 वोल्ट्स की। बट व्हेन दीज आर मेड फॉर इंडिया, बट अगर वो इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है, दे हैव टू बी 220 वोल्ट्स। तब उनका जो है वोल्ट का साइज़ है जो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है 220 वोल्ट्स। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है हमारे बिजनेस को। इन द मॉडर्न कम्पिटिटिव एज द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज़ वेरी फास्ट। अब पता चल गया हमें कि मॉडर्न कम्पिटिटिव एज में जो टेक्नोलॉजी है वो वेरी फास्ट मतलब इंक्रीज़ होती जा रही है। लाइक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमारे पहले मोबाइल फ़ोन थे जो बटन्स वाले थे, अब हमारे पास फिंगर टच फ़ोन आ चुके हैं। तो ये भी एक तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो चेंजेस हो जा रहे हैं। अब न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, वो भी है जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है जो चेंज हो रही है। तो ये भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है। इट मे बी नोटेड दैट scientific research for improvement and innovation of a product, new service, regular activity of the most big industries organization। तो ये है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक न्यू इनोवेशन इम्प्रूवमेंट का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो आ जाती है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनको ये इनोवेशंस टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है। अगर वो पुरानी ही टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करी जा रहेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी मतलब बिज़नेस को आगे ले जा सके पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ। सो जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पीछे छोड़कर उनको आगे बढ़ना ही पड़ता है। Nowadays, in fact, no firm can afford the persist with the outdated technologies. Okay? सो हमने टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट डिस्कस कर लिया है। इससे पहले मैंने लीगल इन्वॉल्वमेंट किया था, देन टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। अब थर्ड है हमारा डेमोग्राफिकल इन्वॉल्वमेंट। डेमोग्राफिकल इन्वॉल्वमेंट, दिस रेफर्स टू साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कंसिडर करता है थ्री थिंग्स को, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो अगर हमें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कहाँ से पता चल सकता है कि जब कहीं पे साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात हो तो वो हमारा रिलेट करता है विद द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री वेयर पॉपुलेशन रेट इज़ हाई एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। अब एक एग्जांपल लिया कि एक कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन रेट है जो बहुत हाई है, जो चिल्ड्रन है उनका जो लार्ज साइज सेक्शन है वो पॉपुलेशन में है, देन दीज आर मोर डिमांडेड फॉर अ बेबी प्रोडक्ट। तो मतलब ऑफ कोर्स अगर उनका पॉपुलेशन रेट में है, जो चिल्ड्रन की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे डिमांड किसकी होगी? बेबी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया कि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ओके, सिमिलरली द डिमांड ऑफ अदर सिटीज़, द टाउन्स एंड डिफरेंट दैन द पीपल आर रूरल एरियाज़। अब सिटीज़ के जो टाउन्स के पीपल हैं उनकी डिमांड डिफरेंट करेंगे विद द अदर रूरल एरियाज़ के पीपल के साथ। ओके, द हाई राइज ऑफ पॉपुलेशन indicates the easy availability of labor. These encourages the business enterprise the use of labor intensive technique of production. अब जहाँ पे ऐसी डिमांड्स होंगी वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी भी होगी ज़्यादा,
और जो टेक्निक्स हैं उनका भी यूज़ हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा. मोर ओवर एबिलिटी ऑफ skilled labor in certain areas motivates the firm to set up their units in such areas. तो इसके लिए जो फर्म्स हैं वो वहीं पे लगती हैं जहाँ पे स्किल्ड लेबर है जो ज़्यादा हो. अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें जो है स्किल्ड लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी. अगर हमने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करनी है तो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल दी गई है. द बिजनेस यूनिट्स फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके आर कमिंग टू इंडिया ड्यू टू द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर. अब बिजनेस है जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके का, वो इंडिया में आया है क्योंकि यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा ईजीली मिल जाती है. दस अ फॉर्म दैट कीप a watch on changes on the demographic front and read them accurately will find opportunity knocking at its doorstep. इसीलिए जो फर्म्स हैं वो कीप ऑन वॉच मतलब उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं डेमोग्राफिक फ्रंट पे, ताकि वो उनकी एकदम से सिचुएशंस को मतलब कवर अप कर सके एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको है जो मतलब अपने आप कैप्चर कर सके ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो पहले बिके. ओके, ये भी जो फैक्टर है डेमोग्राफिक, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि जैसा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट होगा वैसे ही हमें जो सिचुएशंस है वो जैसे वो प्रोडक्ट है वैसे ही हमें मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा. चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें हमें वैसा ही प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट. So natural environment is a last factor that was influencing a non-economic environment. The natural environment includes geographical and ecological factors that influence the business operation. These factors include the availability of natural resources, weather, climate change, location aspects, topographical factors, etc. इसको इजी वे है रिमेंबर करने का. नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर. अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे आइसक्रीम होती है, उसका मतलब ज़्यादा उसकी सेल कब होगी? इन समर में उसकी ज़्यादा सेल होगी अगर हम, क्योंकि नेचर है ना, क्योंकि समर में आइसक्रीम हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और विंटर में जो है हम हॉट थिंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए जो समर में है हम आइसक्रीम ज़्यादा लेंगे. अब कोई इंडस्ट्री अगर वो समर में आइसक्रीम नहीं बना रही है, समर में हॉट थिंग्स बना रही है, पर वो विंटर में आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रही है, तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट होगा जो इफ़ेक्ट करेगा उसके बिजनेस को कि जब नेचर ही नहीं है उस तरह का वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. ओके, एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, sugarcane factories are set up only at those places where sugarcane can be grown. अब शुगर की फैक्ट्रीज है जो वहीं पे सेटल होती हैं, वहीं पे सेटअप की जाती हैं जहाँ पे शुगर केन है जो ग्रो होती है. ओके, इट ऑलवेज बी कंसिडर्ड बेटर टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर द सोर्सेज ऑफ इनपुट. अब वहीं पे हम थिंग्स को लेकर जाएंगे ना जहाँ पे उसकी इनपुट का सोर्स हो वो नज़दीक हो. अब शुगर केन कहीं और पे लग रही है और हम फैक्ट्री कहीं और पे सेटअप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और ये सीजनेबल भी नहीं कहलाएगा. ओके, तो इसीलिए हमें इस नेचुरल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को. फर्दर, गवर्नमेंट पॉलिसी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा पुट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस सेक्टर. इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड की गई हैं ताकि वो जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को जो हैंडल आउट कर सके. सो टुडे आई वाज ऑलरेडी टोटली डिस्कस द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है. इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने कवर अप कर लिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सो इसकी मैंने टाइप्स आपको करवा दी हैं जो कि मैंने आज डिस्कस कर ली हैं. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई अपलोडेड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून ताकि हम जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो कवर कर सकें.
सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंट है जो जल्दी से जल्दी कवर अप कर सके और नेक्स्ट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच।